चलिए आज बात करते हैं प्राचीन पूर्वी अफ्रीका के तट की, एक ऐसी जगह जहां हिंद महासागर दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच का मैदान था। इतिहास का ये पन्ना बड़ा दिलचस्प है, तो समझते हैं इसे। तो ये कहानी है दो शक्तियों की और उनके बीच के एक महासागर की। एक ऐसा दौर था जब सिर्फ व्यापार ही हिंद महासागर में बसे कई साम्राज्यों की किस्मत लिख रहा था। तो इस कहानी में जो पहले खिलाड़ी थे वो थे अरब व्यापारी। इनका असर कह सकते हैं कि अफ्रीका के तट पर बहुत तेजी से फैल रहा था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं था। अरब व्यापारियों ने एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेटवर्क बना दिया था जो अफ्रीका को सीधा मिडिल ईस्ट और उससे भी आगे की दुनिया से जोड़ता था। और इस नेटवर्क के अहम पड़ाव थे मालिंदी और ज़ांज़ीबार जैसे बड़े बंदरगाह। इसी वजह से ये पूरा इलाका दुनिया भर के व्यापार का एक तरह से हॉटस्पॉट बन गया था। लेकिन कहानी में सिर्फ यही एक किरदार नहीं था। मैदान में एक और बहुत बड़ी ताकत थी, एक ऐसा शक्तिशाली सदियों पुराना साम्राज्य जो वहां पहले से ही अपनी धाक जमाए बैठा था। ये था इथियोपिया का साम्राज्य, और हाँ, इसके लोगों को ऐतिहासिक तौर पर हबशी नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा शब्द है जो पुराने दस्तावेजों में अक्सर देखने को मिल जाता है। और ये सिर्फ कोई साधारण साम्राज्य नहीं था, ये एक बहुत ही उन्नत ईसाई सभ्यता थी। इनके अपने बड़े बड़े बसे बसाए शहर थे और इनके जो व्यापार के रास्ते थे वो अदन के जरिए सीधे भारत तक जाते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी ताकत और उनका रुतबा कितना बड़ा रहा होगा। अच्छा, तो इनकी इतनी शक्ति का एक बड़ा राज क्या था? वो था इनका एक स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक रणनीतिक गठबंधन। इथियोपिया का उस जमाने में बहुत दूर बसे बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता था, और यही रिश्ता उनके व्यापार और उनके दबदबे के लिए एक मजबूत पिलर का काम करता था। तो कुल मिलाकर हिंद महासागर के इस स्टेज पर दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें काम कर रही थीं। एक तरफ तो थे अरब व्यापारी जो तेजी से तट पर नए नए ट्रेडिंग सेंटर बना रहे थे, और दूसरी तरफ था ये पहले से जमाया इथियोपियाई साम्राज्य, जिसकी जड़ें भी बहुत गहरी थीं और जिसके दोस्त भी बहुत ताकतवर थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन रास्तों पर ट्रेड किस चीज़ का होता था, क्योंकि यही चीज़ें, यही गुड्स इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के सेंटर में थे। तो देखिए, अफ्रीका से एक्सपोर्ट होने वाली जो सबसे कीमती चीजें थी वो थी सोना और हाथीदांत। इन्हीं दो चीजों की हिंद महासागर के बाजारों में जबरदस्त डिमांड थी, और इसी वजह से इस पूरे इलाके में पैसा आ रहा था। लेकिन इस व्यापार का एक बहुत ही स्याह पहलू भी था जो हमें सोर्सेस से पता चलता है। सोने और हाथीदांत के साथ साथ एक और चीज का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता था, और वो थे गुलाम। ये इस ट्रेड का एक बहुत बड़ा और दुखद हिस्सा था। और अब कहानी उस मोड़ पे आती है जहां ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हजारों मील दूर हो रही कुछ घटनाओं की वजह से पलट जाता है। यहां पर एक तरह का चेन रिएक्शन देखने को मिलता है। हुआ ये कि जब यूरोप में बाइजेंटाइन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा तो इथियोपिया ने अपना सबसे जरूरी ट्रेडिंग और मिलिट्री पार्टनर खो दिया, और जैसे ही ये सहारा हटा उनकी अपनी इकोनॉमिक ताकत भी कम होने लगी। नतीजा, हिंद महासागर में पावर का पूरा बैलेंस ही बदल गया। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि कैसे एक अफ्रीकी साम्राज्य की किस्मत 7 समंदर पार बैठे एक दूसरे साम्राज्य की किस्मत से जुड़ी हुई थी। इससे पता चलता है कि उस जमाने की दुनिया भी कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड थी। और ये बात हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे आज भी दुनिया के किसी एक कोने में हुई घटना हमारे लोकल बाजारों और हमारी इकोनॉमी पर असर डालती है। शायद इतिहास के ये पैटर्न उतने बदले नहीं हैं जितना हम सोचते हैं।